हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा ये स्फीयर होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। बेटा हमें यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कंडक्टर के अंदर बेटा लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से जब भी हम उसको कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चार्ज को फाइनली बेटा कहाँ पहुंचाते हैं, सरफेस पर पहुंचा देते हैं। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रह पाता, जो हम एक्सेस चार्ज उसको बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब होलो या सॉलिड कैसा भी कंडक्टर हो, फाइनली चार्ज बेटा उसकी सरफेस पर मौजूद होगा। इसलिए कंडक्टर में हमेशा बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज नहीं करते कंडक्टर के केस में। वही बेटा जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको अगर बेटा हम यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं तो बेटा वो चार्ज उनके अंदर भी होगा, सरफेस पर भी होगा। तो बेटा वहां पे हम यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कंडक्टर में केवल एक ही डेंसिटी यूज होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा यहां पर हम गॉस लॉ की हेल्प से एक कंडक्टिंग स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बेटा ये होलो भी हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। होलो का मतलब बेटा यहाँ पर स्फेरिकल सेल से मतलब है हमारा। बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पे बेटा मैं एक ये कंडक्टिंग स्फीयर ले रहा हूं जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा है और हमने इसकी रेडियस कैपिटल आर मानी हुई है। इसकी वजह से बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो बेटा मैं जिन पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहा हूं उनमें बेटा एक पॉइंट मैंने इस स्फीयर के बाहर ले रखा है। मान लिया ये वाला पॉइंट है, तो बेटा बाहर है। तो बेटा इसके लिए मुझे एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी, वो भी कौन सी शेप में होगी, स्फेरिकल, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो बेटा लेकिन यहाँ पे जो रेडियस होगी इसकी स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ी होगी। तो यहाँ पे बेटा मैं एक एरिया यूज करूंगा, छोटा सा एरिया जो कितना होगा ds1। और बेटा इसकी वजह से यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड तो हो गई, वो बेटा ई वेक्टर है। और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बेटा वो क्या है यहाँ पे n1 कैप है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ P1। अब बेटा हम एक पॉइंट इस स्फीयर की सरफेस पे ले रहे हैं, ये रहा बेटा पॉइंट। यहाँ पे जो इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगी। बेटा यहाँ पे छोटा सा हमने एलिमेंट माना, एरिया एलिमेंट ds2। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा ई वेक्टर और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी बेटा n2 कैप। ठीक है, और इस पॉइंट को बेटा मैं नाम दे रहा हूँ P2। अब बेटा एक पॉइंट हम अंदर ले रहे हैं इसके स्फीयर के, ये रहा बेटा अंदर पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस होगी स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटी होगी। छोटा सा एलिमेंट है बेटा यहाँ पे ds3 हो गया ये एलिमेंट। और बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एन कैप दोनों बाहर होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और बेटा ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है n3 कैप। और बेटा इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ P3 बोल रहा हूँ। ओके, तो बेटा सबसे पहले ये माना लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये भी कैसा है बेटा कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर इज सिग्मा। ओके, अब हम सपोज कर रहे हैं बेटा एक गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है। सपोज आ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। बेटा गॉसियन कहते सरफेस कैसी हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। बेटा ये वेरिएबल है ना स्मॉल आर, अगर हम बाहर पॉइंट ले रहे हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ी हो जाएगी। सरफेस का पॉइंट लेंगे तो बेटा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। और बेटा अगर अंदर कोई पॉइंट होगा तो स्मॉल आर जो होगी कैपिटल आर से छोटी होगी। ठीक है बेटा, तो अब हम 1 बाई 1 बात करते हैं। तो पहले हम आउटर पॉइंट की बात कर रहे हैं फर्स्ट में, फॉर आउटसाइड या आउटर जो भी हम बोले आउटर पॉइंट P1। इसके लिए बेटा जो रेडियस होगी इस जो हमने गॉसियन सरफेस मान रखी है स्फेरिकल, बेटा यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर से बड़ी होगी। अब बताओ बेटा इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज होगा, जो बेटा स्फीयर के पास है, क्योंकि इसके अंदर बेटा पूरा पूरा स्फीयर कंटेन हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं क्यू एनक्लोज कहूँ तो आपको पता है बेटा यूनिट एरिया पे कितना चार्ज मौजूद था, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है जो कि इस स्फीयर का चार्ज है। तो हमें इस स्फीयर का चार्ज देखना है ना। तो यूनिट एरिया बेटा सिग्मा चार्ज था, इनटू में इस स्फीयर का एरिया कितना है
पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब बेटा गॉस लॉ लगाओ, बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ यूज करेंगे बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस, वन वेक्टर कह देना यहाँ पे, इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू एन क्लोज। बेटा यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल ई कैप, ई वेक्टर और एन कैप के बीच में बेटा हर जगह 0 डिग्री बन रहा है। बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस वन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू एन क्लोज बेटा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा यहाँ से ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन में क्या बचा, डी एस वन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे ई इंटू, अगर मैं बोलूँ बताओ क्लोज इंटीग्रेशन डी एस वन क्या है, तो बेटा जिस सरफेस पर डी एस वन बैठा है उस पूरी सरफेस का एरिया। तो बेटा डी एस वन किस पे बैठा है, इस स्फीयर पर बैठा है जिसकी रेडियस क्या है आर। तो बेटा ये एरिया कितना होगा इंटीग्रेशन डी एस वन, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर इसको आगे सॉल्व करते तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया बेटा, तो जो ई की वैल्यू निकल कर आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो क्या आएगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कैपिटल आर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम स्फीयर के बाहर जितना दूर जाएंगे आर जितना बड़ा होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने बात करी स्फीयर के बाहर के पॉइंट पर, आउटर पॉइंट पर। अब बेटा सेकंड में आते हैं किसके लिए, फॉर बाउंड्री पॉइंट, जो स्फीयर की बाउंड्री पर है, बाउंड्री पॉइंट P2। बेटा P2 के लिए स्मॉल आर किसके बराबर है, डायरेक्ट कैपिटल आर के बराबर। बेटा इसको मैं क्वेश्चन बन मानो, जरा ध्यान दो। मैं जो बोल रहा हूँ ना बाउंड्री पॉइंट, बेटा हम बोलते बाउंड्री पॉइंट है लेकिन एक्चुअल में हमारा मतलब होता है बाउंड्री से जस्ट बाहर, जो बाउंड्री से बिल्कुल थोड़ा सा बाहर। तो बेटा अगर मैं कोई सरफेस मानूंगा तो मुझे उसके अंदर पूरा पूरा ये स्फीयर मिलेगा। ठीक है, तो हम बाउंड्री पॉइंट कहने का मतलब होता है बाउंड्री से जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल थोड़ा सा एप्सिलॉन। उसके बाद बोले कि बेटा हम जानते हैं ना छोटी छोटी वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं एप्सिलॉन, यूज करते हैं स्मॉल टेंस टू 0। तो इस टाइप से बहुत छोटे से पॉइंट पर बाहर की तरफ जाना है, बिल्कुल जस्ट आउटसाइड। तो हम बाउंड्री पॉइंट बोलने का मतलब एक ऐसे पॉइंट से होता है बेटा हमारा जो कि जस्ट आउटसाइड है। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा सेम उतना ही चार्ज एनक्लोज होगा जो इसके अंदर मौजूद था। बस अंतर क्या है बेटा, यहाँ रेडियस स्मॉल आर थी, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर है। तो हम क्यों इतनी मेहनत करें दोबारा से, सीधे हम क्या करते हैं, पुट करें स्मॉल आर को कैपिटल आर में, किसमें, इन फर्स्ट में, इन फर्स्ट। तो बेटा क्या आएगा हमारा आंसर, इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा स्मॉल आर की जगह कौन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। तो बेटा ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमें जो ई मिला वो मिला बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये कैसा दिख रहा है आपको, देखो सिग्मा भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। तो बेटा ये कांस्टेंट है, बेटा आगे में पता पड़ेगा ये कांस्टेंट होने के साथ साथ बेटा मैक्सिमम भी है। तो ये कैसा है फील्ड, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। अगर बेटा मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म, तो बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो भी हमने यूनिट वेक्टर माना है, एन मानता तो एन कैप कह देता, यहाँ बेटा मैंने इसको n2 माना तो n2 कैप कह देंगे। तो बेटा ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो हमें याद रखना है कि कंडक्टर के जस्ट बाहर, हम बोलेंगे सरफेस पर लेकिन मतलब जस्ट बाहर होगा, तो बेटा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है बेटा, उस पॉइंट पर यूनिट वेक्टर। अगर हम चाहें, अगर मैं सबको बोलूँ कि भाई मैं सभी को जनरल माने ले रहा हूँ एन कैप, कोई अगर मैं इनमें अंतर नहीं कर रहा, ओके हमें तो केवल डायरेक्शन के लिए चाहिए, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जस्ट एन कैप बोल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है बेटा एट इनसाइड पॉइंट या इनर पॉइंट कह सकते थे, है ना, इनसाइड पॉइंट P3। बेटा इसके लिए R क्या होगा, कैपिटल R से छोटा। अब बताओ यहाँ पे बेटा क्यू एनक्लोज कितना होगा, आपको पता है बेटा सारा चार्ज सरफेस पर है, अंदर कोई चार्ज मौजूद होता नहीं है। तो बेटा बताओ इनसाइड में तो ये वाली गॉसियन सरफेस है, तो इसने कितना चार्ज घेर रखा है, 0, क्योंकि सारा चार्ज तो बेटा बाहर ही रह गया ना सरफेस पर। तो बेटा यहाँ पे क्यू एनक्लोज 0 हो गया।
अब बेटा यहाँ पे अगर मैं गॉस लॉ लगाऊँ यहाँ पर बाई गॉस लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस 3 वेक्टर इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू एन क्लोज। तो बेटा यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आएगा ई डी एस 3 कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1/ε0 क्यू एन क्लोज क्या है 0। अब बेटा ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस 3 इक्वल टू 0। बेटा सॉल्व करेंगे तो ई फाइनली क्या रहेगा 0 ही बना रहेगा। तो हमें पता पड़ा कि बेटा जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके अंदर बेटा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। ओके बेटा, तो हमने देखा कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था, जितना हम बाहर जा रहे थे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ई जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली था। कंडक्टर की सरफेस पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो मैक्सिमम था, साथ साथ कांस्टेंट था। लेकिन जो कंडक्टर है हमारा, जो कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो बेटा अब मैं यहाँ पर इस सारी इंफॉर्मेशन से ग्राफ ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो डिस्टेंस थी सेंटर से स्मॉल आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच, बेटा यहाँ पे हमने पॉइंट लिया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जो बेटा सरफेस पॉइंट होगा। हमें पता है बेटा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था 0। जब हम कैपिटल आर के इधर है बेटा तो हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आगे जाएंगे तो कंडक्टर के बाहर होंगे। ठीक है बेटा, जैसे हम कंडक्टर की सरफेस पर जाएंगे तो बेटा सरफेस हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, मैक्सिमम था। जो वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे बेटा हम कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जाएंगे तो हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली था, तो इनमें से ग्राफ बेटा इस तरह से आएगा। ओके, तो ई यहाँ पर बेटा आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। उसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर। अभी बेटा आपको मैंने बताया था कंडक्टर में सारा चार्ज बेटा फाइनली कहाँ पहुंच जाता है, सरफेस में, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट बेटा इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो हम जो भी इसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं जहां है बेटा वहीं पड़ा रहेगा। तो अगर कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो बेटा हर जगह उसमें चार्ज बराबर बराबर फैला होगा। तो बेटा यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ पे सिग्मा यूज किया था ना बेटा, यहाँ पे हम यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसमें बेटा चार्ज यहाँ पे सरफेस पर भी होगा और बेटा अंदर भी होगा, सारे में फैला हुआ होगा चार्ज। क्लियर हुआ, ये सारा चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, तो हमने माना लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ इंसुलेटिंग स्फीयर इज रो। ओके बेटा, यहां पर बेटा ऐसे हम 3 गॉसियन सरफेस मानेंगे जो भी मानी थी। एक स्फीयर के बाहर लेंगे कोई पॉइंट, उसके लिए गॉसियन सरफेस है। एक स्फीयर पर पॉइंट होगा उसके लिए गॉसियन सरफेस है। एक बेटा अंदर होगा उसके लिए गॉसियन सरफेस है। तो हम वही सपोज करेंगे, सपोज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन का मतलब बेटा क्लोज से होता है हमेशा। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब बेटा वही पहले की तरह केस डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फॉर आउटर पॉइंट, जो आउटर है पॉइंट बेटा है ना, बाहर की तरफ है, आउटर पॉइंट P1। बेटा इसके लिए स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर से बड़ा होगा। ठीक है, इसके लिए पहले आप देखो बेटा कि क्यू एन क्लोज कितना है। तो बेटा बताओ, यहाँ तो कोई चार्ज मौजूद है नहीं, तो जो इसके अंदर चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, जो कि इस स्फीयर के अंदर है, जो इंसुलेटिंग स्फीयर है। तो बेटा मुझे पता है इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज था, रो था। तो बेटा इसका वॉल्यूम कितना है पूरे का, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। अब बेटा गॉस लॉ यूज करना है हमें, बाई गॉस लॉ। बेटा गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस, यहाँ पे बेटा 1 मान रखा है मैंने, ds1 वेक्टर इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू एन क्लोज्ड। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ई ds1 cos 0 इक्वल टू 1/ε0 क्यू एन क्लोज कितना है, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। बेटा यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ds1 इक्वल टू 1/ε0 इंटू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। अब बेटा ई इंटू, अब देखो इसे पहचानो,
क्लोज इंटीग्रेशन ds1 का बेटा मतलब क्या है, जिस सरफेस पर ds1 है उसका पूरा एरिया, बेटा ds1 किस पे बैठा है, इस आउटर स्फीयर पर, तो बेटा इसका पूरा एरिया क्या होगा 4 पाई, रेडियस क्या है इसकी स्मॉल r, है ना, तो 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हमें फाइंड आउट करते हैं ई की वैल्यू। बेटा देखो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो ई मिलेगा, ई की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ से रो कैपिटल R क्यूब अपॉन में बेटा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में स्मॉल r का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे देखो रो हमारा कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है। यहाँ पर भी जो पहले वाले केस में था सेम ऐसे आ रहा है। ये बेटा किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर। तो हमने देखा चाहे हमारा कंडक्टर बेटा कंडक्टर हो स्फीयर या बेटा इंसुलेटिंग की फॉर्म में हो स्फीयर, दोनों केसेस में अगर हम बेटा स्फीयर के बाहर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली है या 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके बेटा, अब बाउंड्री पॉइंट की बात करते हैं। एट बाउंड्री पॉइंट P2 बेटा इसके लिए स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R के। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाऊं, ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं आपसे बोलता हूं बाउंड्री पॉइंट, उसका मतलब बेटा क्या होता है, बाउंड्री से जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल थोड़ा सा ना के बराबर बाहर की तरफ, है ना, जस्ट आउटसाइड। तो बेटा हम इसके अंदर मान के चलते हैं पूरा चार्ज जो बेटा यहाँ था इसके अंदर मौजूद था, ऐसे बेटा पूरा स्फीयर इसके अंदर भी मौजूद है। तो बेटा चार्ज में तो कोई फर्क आया नहीं, बस फर्क क्या हुआ, जब हम बाहर की बात कर रहे थे तो स्मॉल r थी रेडियस जो कैपिटल R से बड़ी थी। अब बेटा सरफेस पर अगर हम होंगे या जस्ट सरफेस के बोलते हैं, जस्ट आउटसाइड होता है इसका मतलब, तो बेटा स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के। तो सारा केस सेम है, बस स्मॉल r का कैपिटल R बन गया। तो बेटा डायरेक्ट इसको मैं फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे आएगा पुट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो बेटा यहाँ पे ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो इंटू कैपिटल R क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r का बेटा कैपिटल R हो गया। तो बेटा ये निकल कर आया E इक्वल टू रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ भी ये जो होगा कांस्टेंट तो है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। तो बेटा एक तो ये कांस्टेंट है, साथ साथ बेटा ये मैक्सिमम भी है, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। तो आपने देखा पहले वाले केस में भी सरफेस पर फील्ड कैसा था बेटा, कांस्टेंट था, मैक्सिमम था, सेम बेटा यहाँ पर है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा केस थर्ड की बात करते हैं, उसमें बेटा हम इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं। एट इनसाइड पॉइंट P3 बेटा यहाँ के लिए स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से छोटा। बट बेटा यहाँ पे जो हम क्यू एनक्लोज मानेंगे वो बेटा जीरो नहीं होगा। कारण क्या है, अब क्यू एन बेटा अंदर भी चार्ज मौजूद है। पहले क्या था, कंडक्टिंग स्फीयर था, सारा चार्ज किस पे बैठा था, केवल सरफेस पर। बेटा इंसुलेटिंग स्फीयर में चार्ज अंदर भी मौजूद है, बस फर्क क्या होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज मौजूद था, अब बेटा ये है, तो बताओ कुछ चार्ज बाहर रह गया कि नहीं, तो इसके अंदर चार्ज कम होगा। बट बेटा हमारे पास टूल क्या है, जो हम जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें क्या बताती है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज मौजूद है। जब बेटा आपको यूनिट वॉल्यूम में चार्ज पता है फिर तो किसी भी वॉल्यूम में निकालो। तो मैं क्यू एनक्लोज निकालना चाह रहा हूँ इसके अंदर, तो मुझे मालूम था बेटा यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज था, रो इनटू अब ये वाला चार्ज कितना है जिसके अंदर में, जैसे मैंने यहाँ पे मान रखा है अंदर की तरफ स्फीयर मान रखा है, तो इसके अंदर कितना चार्ज मौजूद होगा, तो मुझे इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या है बेटा इसका 4/3 पाई इंटू रेडियस। तो बेटा इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r का क्यूब। तो बेटा ये आ गया क्यू एनक्लोज। अब आप गॉस लॉ लगाओगे अगेन बाई गॉस लॉ। तो बेटा गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। बट बेटा यहाँ पे एक गड़बड़ है, क्या कि अब की बार बेटा ये इंसुलेटर है, तो कोई ना कोई तो मीडियम रहा होगा, इंसुलेटर है तो हो सकता है ये बेटा यहाँ पर इंसुलेटर के लिए हमने कुछ माइका वगैरह यूज करी है या कोई ग्लास यूज किया है। तो जो इंसुलेटर बेटा हमने यूज किया है, तो अब की बार अंदर एयर नहीं है, तो एयर होती थी बेटा हम क्या यूज करते थे, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बेटा यहाँ पे अंदर कोई ना कोई मीडियम होगा जिसकी परमिटिविटी बेटा एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ में क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू एनक्लोज्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसे क्लोज इंटीग्रेशन ई ds3 cos 0 इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू एनक्लोज। बेटा क्यू एनक्लोज कितना है, रो इंटू 4/3 पाई r का क्यूब। बेटा यहाँ से ई बाहर आ गया,
क्लोज इंटीग्रेशन में क्या बचा, ds3 इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ई इंटू बेटा बताओ क्लोज इंटीग्रेशन ds3 का मतलब क्या होता है बेटा, जिस सरफेस पर ds3 बैठा है, इस स्फीयर पर बैठा है, उस पूरे का एरिया। बेटा इसकी रेडियस क्या थी, स्मॉल आर। बेटा इस स्फीयर का जो एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा, 1/एप्सिलॉन इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। बेटा यहाँ से देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर पूरा इस पावर को खत्म कर देगा, तो बेटा केवल एक आर बचेगा इधर। तो हमें फाइनली जो ई मिला बेटा क्या मिला, रो r/3 एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, यहाँ से आपको दिख रहा है सब कुछ कांस्टेंट है केवल आर को छोड़कर। इससे पता पड़ा बेटा ई जो होगा स्मॉल आर के डायरेक्टली। इट मीन्स अगर हम इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर हैं और दूर जा रहे हैं सेंटर से, तो इसका मतलब बेटा आर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो सरफेस पर आके कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। बाहर हम देख रहे थे आर स्क्वायर के इन्वर्सली था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बाहर जाने में बेटा वो घटता जा रहा था, सरफेस की तरफ आ रही थी बेटा मैक्सिमम। तो आप देख रहे हो अंदर है सरफेस की तरफ आ रहा है तो भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बाहर से सरफेस की तरफ आ रहा है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इसलिए हमने कहा था कि जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो कांस्टेंट तो होगा ही, साथ साथ मैक्सिमम होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। एट सेंटर स्मॉल आर इक्वल टू 0, सो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा रो r/3 एप्सिलॉन इक्वल टू रो इंटू आर 0 है अपॉन 3 एप्सिलॉन। तो बेटा ये फील्ड आया 0 निकल कर। अब बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्मॉल आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। बेटा यहाँ पे हमने पॉइंट माना स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर के बराबर है, जो सरफेस पॉइंट होगा। बेटा सेंटर पर r0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या था 0। लेकिन बेटा यहाँ से यहाँ तक हम इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली था, ये इज प्रोपोर्शनल टू आर था। और बेटा जब हम सरफेस पर आए तो वैल्यू कैसी हो गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो थी रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, और बेटा जब हम बाहर की तरफ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था आर स्क्वायर के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।